आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या होता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश सिकुड़ने लगता है? एक ऐसा देश जो अपनी मैन पावर, अपनी विशाल आबादी के लिए जाना जाता है। सोचिए, ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि ये वो हकीकत है जिसका सामना आज चीन कर रहा है। ये एक ऐसी कहानी है ना, जिसमें दशकों पुरानी पॉलिसीज है, लोगों की बदलती सोच है और एक अनिश्चित आर्थिक भविष्य भी। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों को देखते हैं जो इस संकट की पूरी कहानी बताते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये चीन के भविष्य के लिए एक चेतावनी की घंटी की तरह है। 34 लाख, जी हाँ, चीन की कुल आबादी में हाल ही में 34 लाख लोगों की कमी आई है। अभी नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन इसे समझने के लिए ये जानिए कि 1960 के भयानक अकाल के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। मतलब ये एक हिस्टोरिक ड्रॉप है जो इशारा कर रहा है कि देश के डेमोग्राफिक्स में, मतलब आबादी के पूरे स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है जन्म दर में जबरदस्त कमी। आज चीन में नेशनल बर्थ रेट गिरकर सिर्फ 5.6 प्रति हजार लोग रह गया है। आपको बता दूं, 1949 में पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना के बाद से ये अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड ब्रेकिंग लो है। मतलब साफ है कि लोग अब बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, पिछले साल के मुकाबले नवजात बच्चों की संख्या में 17% की गिरावट आई है। अब ये 17% सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे, लेकिन असल में इसका मतलब है कि 16,20,000 कम बच्चे पैदा हुए और टोटल नंबर सिमटकर सिर्फ 79,20,000 रह गया। अब जरा सोचिए, एक देश जो अपनी युवा आबादी पर इतना ज्यादा निर्भर करता है, उसके लिए ये कितना ज्यादा चिंताजनक संकेत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चीन इस डेमोग्राफिक क्राइसिस, मतलब इस जनसंख्या संकट के मुहाने पर आखिर पहुंचा कैसे? इसका जवाब देखिए दशकों पुरानी नीतियों और बदलते हुए सामाजिक ताने बाने में छिपा है। चलिए इस क्यू को और भी गहराई से समझते हैं। इस पूरे संकट की जड़ें चीन की उस कंट्रोवर्शियल वन चाइल्ड पॉलिसी में है। आपको याद होगा, 1980 में जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए इसे लागू किया गया था। हाँ, 2015 में इसे खत्म तो कर दिया गया, लेकिन इसका असर आज भी साफ महसूस किया जा सकता है। इसने एक ऐसा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, एक ऐसा असंतुलन पैदा कर दिया है कि आज बच्चा पैदा करने की उम्र वाली महिलाओं की संख्या ही बहुत कम रह गई है। ये उस पॉलिसी की एक बहुत ही गहरी और स्थायी विरासत है। लेकिन देखिए, सारा दोष सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी का नहीं है। आज के जो सोशल फैक्टर्स है वो भी इस गिरावट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, बच्चा पैदा करने की उम्र वाली महिलाएं ही कम है। इसके अलावा शादी करने की दरें भी लगातार गिर रही हैं और जो युवा पीढ़ी है उनकी प्राथमिकताएं भी बदल रही हैं। उनके लिए करियर, पर्सनल आज़ादी, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। अब इस बिगड़ती हालत को देखते हुए जाहिर है चीन की सरकार हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठी है। बीजिंग ने इस ट्रेंड को पलटने के लिए कई, कह सकते हैं, हताश उपाय किए हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये कोशिशें बहुत कम हैं और क्या इनमें बहुत देर हो चुकी है? सरकार ने बड़े परिवारों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की प्रो बर्थ पॉलिसीज शुरू की हैं, जैसे कि मैटर्निटी और पैटर्निटी लीव को बढ़ा दिया गया है, शादी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आसान बना दिया गया है, यहाँ तक कि डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। मतलब 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे पर परिवारों को करीब $500 सालाना मिल रहे हैं। और एक दिलचस्प बात और, गर्भ निरोधक दवाओं और डिवाइसेस पर 13% वैट फिर से लगा दिया गया है। ये गर्भ निरोध को हतोत्साहित करने का एक सीधा तरीका है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये नीतियां काम कर रही हैं? हे याफू जैसे जो इंडिपेंडेंट डेमोग्राफर्स हैं, उनका मानना है कि ये कोशिशें नाकाफी हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडीज इतनी कम है कि वो जन्म दर को बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल नजरिया है जो इन सरकारी कोशिशों की इफेक्टिवनेस पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो सवाल अब ये है, क्या सरकार की ये कोशिशें इस विशाल चुनौती का सामना करने के लिए काफी हैं, या फिर ये समस्या इतनी गहरी हो चुकी है कि ये छोटे मोटे इंसेंटिव्स इसे हल नहीं कर पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखिए, ये सिर्फ आबादी के आंकड़ों का खेल नहीं है। इस जनसंख्यिकी बदलाव का चीन और हाँ, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही गंभीर आर्थिक परिणाम होने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट क्या है और ये इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता है घटती हुई वर्कफोर्स,
जब काम करने वाले लोग ही कम होंगे तो जाहिर है कि आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इसके साथ साथ देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। इसका मतलब है कि देश के नेशनल पेंशन सिस्टम पर एक जबरदस्त असहनीय दबाव पड़ने वाला है। ये सभी चीजें मिलकर चीन की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी यानी उसकी आर्थिक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीन का भविष्य आखिर कैसा दिखता है? देश एक बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और आगे का जो रास्ता है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। तो अगर हम इसे समेटें तो चीन एक ऐतिहासिक जनसंख्या गिरावट से जूझ रहा है। सरकार की नीतियां इसे रोकने के लिए शायद काफी नहीं है और एक बड़ा आर्थिक तनाव सिर पर मंडरा रहा है। ये सभी चीजें मिलकर चीन के लिए एक ऐसे भविष्य की तस्वीर बना रही हैं जो अभूतपूर्व चुनौतियों से भरा है। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकता है। एक राष्ट्र कैसे सरवाइव करता है जब उसके अपने लोग ही खत्म हो रहे हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब चीन को आने वाले दशकों में खोजना ही होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल नॉलेज डोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।